अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी के अंदर पिछली दफ़ा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मैनुअल थेरेपी किस तरह से स्टार्ट हुई, मैनुअल थेरेपी होती क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, जिस तरह से मैकलिन आया, मोनिगन आया और आपके उसके बाद मैकेंजी आया। इसकी सारी डिटेल्स में आप लोगों से टाइमली जो है वो डिस्कस करूँगी कि मैटरिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि उसके ग्रेड्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो मोनिगन होता है उसके भी 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन के, और उसके ग्रेड्स होते हैं वो हम इंशाल्लाह स्पाइन पे, सर्वाइकल पे कंप्लीट उसके ऊपर करना भी सीखेंगे और मैं टाइमली आपको बताऊँगी। और मैकेंजी क्या होता है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, रीअरेंजमेंट सिंड्रोम्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम मैकेंजी के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो कैल्ट्रोबोन होता है, कैल्ट्रोबोन यूजुअली बेस्ड ऑन द इंजेक्शन थेरेपी, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है। सबसे पहले आप लोग सेगमेंट्स को पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैटलिन का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको अभी से इंट्रोडक्शन दे दूँगी कि मैकेंजी क्या है और मोनिगन टेक्निक्स क्या है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। आप लोग आराम से इस चीज़ को प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। आज जो कंपोनेंट हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग टू द करिकुलम वो है मोबाइल सेगमेंट, स्पाइन मूवमेंट का। बेसिकली आप लोगों ने अगर अपना करिकुलम देखा होगा तो शुरू के 2 या 3 पार्ट्स आपके टोटली बायोमैकेनिक्स है जो रिसेंटली आप लोग पढ़कर आए हैं। हम इसका क्विक ओवरव्यू लेंगे कि सेगमेंट्स होते क्या हैं और हमने क्या देखा, और थोड़ा सा मैं आपसे क्लिनिकली भी डिस्कस करती रहूँगी। सबसे पहले आपका मोबाइल सेगमेंट, आपको पता है आपके सेगमेंट्स होते हैं, कुछ मोबाइल होते हैं, कुछ नॉन मोबाइल होते हैं। तो सेगमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि मोबाइल सेगमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन मोबाइल कौन से होते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक पूरा चार्ट होना चाहिए। आई थिंक वो आप लोगों की बायोमैकेनिक्स की बुक में होगा, वो आप लोगों ने देखना है कि कौन सी वर्टिब्री का कौन सा जो एरिया है वो मोबाइल है, ठीक है, और कौन सा नॉन मोबाइल सेगमेंट है आपका। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट्स क्या होती है, स्पाइन की किस तरीके से काम करती है और किस तरह से क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूँगी वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि मोबाइल सेगमेंट क्या होता है। मोबाइल सेगमेंट बेसिकली ये होता है कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट जो आपकी स्पाइन का होता है वो आपका मोबाइल सेगमेंट कहलाता है। 1 मोबाइल सेगमेंट इज इक्वल्स टू 2 एडजेसेंट वर्टिब्रेई, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड ऑल द सॉफ्ट जॉइंट। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि स्पाइनल कंपोनेंट का मोबाइल सेगमेंट क्या है तो आप मुझे बताएंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। 2 वर्टिब्रे के बीच में एक ऐसा यूनिट जो कि मोबाइल और मूवेबल हो तो वो क्या कहलाता है आपका मोबाइल सेगमेंट। इसीलिए आपने देखा होगा ये इतना मोबाइल होता है कि आपने बार ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि आपकी डिस्क स्लिप हो गई है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा आपने सुना होगा डिस्क हर्निएशन हो गई है। तो ये सारी की सारी जो है वो इसी वजह से होती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिगामेंट्स भी होते हैं, फैसेट्स भी होते हैं, आपके कैप्सूल्स भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फोरामेन भी होते हैं जहाँ से क्या आपकी नर्व्स वगैरह जा रही होती है। और अगर ये मोबाइल सेगमेंट थोड़ा सा भी इरेगुलर हो जाए, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ फंक्शनल यूनिट, तो फिर क्या होता है पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इम्पिचमेंट ऑफ द स्पाइन, हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स। तो ये वो कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट्स क्या होती है। सिंपल सी बात है, स्पाइन है आपकी इतनी बड़ी, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, चेयर और सैक्रल। स्पाइनल मूवमेंट्स में आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल की जो है, सर्वाइकल के ऊपर सबसे पहले कौन से प्लेन के ऊपर कौन से मूवमेंट्स होती है और उनकी क्या क्या रेंजेस होती है। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल की फ्लेक्शन की क्या रेंज है, एक्सटेंशन की क्या रेंज है, रोटेशन की क्या रेंज है, साइड फ्लेक्शन की क्या रेंज है। तो ये सारी सारी जो रेंजेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप एनालाइज करते हो, देख रहे होते हो कि पेशेंट किस तरीके से आ रहा है और उसकी स्पाइन रेंज ऑफ मूवमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल वो फ्लेक्स कर पा रहा है, एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो एक्सटेंशन से रिलेटेड है और कौन कौन सी ऐसी जो फ्लेक्जन से रिलेटेड है। अब बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम फ्लेक्जन नहीं कर पा रहे होते, पेशेंट को पेन हो रहा होता है, किसी में आप एक्सटेंशन नहीं कर पा रहे होते, तो जिस तरह से आपके डिस्क प्रोलैप्स हो गया, डिस्क हर्निएशन हो गया, रेट्रोडिस्थेसिस हो गया, स्पॉन्डिलोलिसिस हो गया, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो गया। तो ये सारी बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो हम जैसे जैसे सेगमेंट्स पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम देखेंगे और पेशेंट के लिए कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी और नॉन कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी है। इसके अलावा आपको जो है वो पता होना चाहिए कि जॉइंट पोजीशनिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है और हम पेशेंट के अंदर जॉइंट पोजीशनिंग क्यों करवाते हैं, ठीक
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जॉइंट पोजीशनिंग बेसिकली वो पोजीशन होती है जहाँ से हम पेशेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की कितनी है, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली जॉइंट पोजीशनिंग जो है अब जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो ज़ीरो पोजीशनिंग हो गई है, ठीक है। रेस्टिंग पोजीशन आ जाती है आपकी, एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन आ जाती है, नॉन रेस्टिंग पोजीशन आ जाती है, क्लोज पैक पोजीशन आ जाती है। अगर आप किसी पेशेंट को इनिशियली जो है वो ट्रीट कर रहे हो या कोई थेरेपी दे रहे हो, जैसे गोनियोमीटर से अभी आप इनिशियली आप रेंजेस लेना शुरू करोगे तो वो ज़ीरो पोजीशनिंग है। अगर आप एक पोजीशन को डिस्कस कर रहे हो तो इट विल बी कॉल्ड एज सिंगल पोजीशनिंग ऑफ अ जॉइंट और अ बॉडी। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली देख रहे हो कि भाई इस पोजीशन के अंदर क्या पेशेंट की कंडीशन हो रही है, इस वेट बेयरिंग में क्या है, नॉन वेट बेयरिंग में क्या है, क्लोज पैक में क्या है, लूज पैक में क्या है, तो दिस विल बी द कॉल एज 3 डायमेंशनल जॉइंट पोजीशनिंग। और इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है। रेस्टिंग पोजीशन को मैकॉनल एक थे साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्क्राइब किया। ये वो पोजीशन होती है जिसमें जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, ठीक है। और इन कांटेक्ट भी इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब 2 जॉइंट से अगर मैं नी जॉइंट की बात करूँ तो वो कांटेक्ट भी इतना नहीं होता और मैक्सिमम जॉइंट प्ले हो रहा था, मतलब मज़े से जॉइंट जो है ना वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। जैसे नी फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे आ रही है मूवमेंट के अंदर आ रही होती है ना, तो वो रेस्टिंग पोजीशन नहीं होती, रेस्ट सुकून से जहाँ मूव कर रहा हो। इसको आप क्या कह रहे होते हैं, लूज और ओपन पैक पोजीशन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है नॉन रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है। एज योर स्किल्स इम्प्रूव एंड योर पेशेंस इम्पेयरमेंट डिक्रीज, तो आप क्या फाइंड करोगे, नीड टू परफॉर्म जॉइंट प्ले टेस्टिंग कि भाई कौन सी मूवमेंट के अंदर पेन आ रहा है, कौन सी मूवमेंट के अंदर उसको पेन नहीं आ रहा है। आप उस मूवमेंट को जज करने के लिए क्या करोगे, डिग्री ऑफ कैप्सुलर लूजनेस और टाइटनेस आप देख रहे होगे, डिफरेंट पोजीशन फ्लेक्शन करवाओगे, एक्सटेंशन कराओगे कि कहीं टाइटनेस तो नहीं है, कहीं रिजिडिटी तो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ थॉरो सेंस कि किस तरीके से हाउ दिस टिश्यू फील नॉर्मली इन द रेस्टिंग पोजीशन। क्लियर हो गई, तो ये वो पोजीशन होती है। एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है, समटाइम्स हम लोग जो है ना वो टेस्ट नहीं कर पा रहे होते पेशेंट को रेस्टिंग पोजीशन के अंदर, पेन हो रहा होता है और लिमिटेड मोशन हो रही होती है, तो उस पोजीशन के अंदर तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उस पोजीशन के अंदर आप नहीं करवा सकते, ना आप एनालिसिस कर सकते हो, ना आप असेसमेंट कर सकते हो। तो फिर जो भी उसकी पोजीशन है, जितनी भी उसकी रेंज है जो पेन फ्री, तो वहाँ से अगर आप स्टार्ट करवाते हो तो दिस विल बी द कॉल एज द एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं ज़ीरो पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन ऑफ रेफरेंस कहलाता है ज़ीरो पोजीशन, जिसके अंदर हम जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को मेजर कर रहे होते हैं स्टार्टिंग पोजीशन से, ज़ीरो पोजीशन से। और आपने देखा होगा जब हम गोनियोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं तो बोथ साइड क्या होता है, शुड बी ज़ीरो फॉर व्हाट पर्पस, टू मेजर द रेंज ऑफ मोशन ऑफ एनी जॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी बहुत हद तक। डिफरेंट जॉइंट की डिफरेंट होती है मूवमेंट होती है। रेस्टिंग पोजीशन भी मैंने आपको बता दी है, नॉन रेस्टिंग भी, ज़ीरो पोजीशन भी, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूँ कि लॉकिंग ऑफ जॉइंट क्या होती है, अनलॉकिंग ऑफ जॉइंट क्या होती है, बोन एंड जॉइंट मूवमेंट क्या होती है, जॉइंट लॉकिंग क्या होती है, तो आई हैव अ वंडरफुल चार्ट, तो मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों से दिखाना चाहूँगी और डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करें। किसी भी बोन की मूवमेंट हो रही होती है, कोई भी सेगमेंट होता है, या तो वो रोटेशन आप उसकी फॉर एग्जांपल कोई भी मूवमेंट है, कोई भी सेगमेंट आप मूव करना चाह रहे हो, या तो उस पर रोटेटरी मूवमेंट होगी या ट्रांसलेटरी लीनियर मूवमेंट होगी, ठीक है ना। अब आपने इन दोनों पोजीशंस के अंदर ट्रीटमेंट प्लान करना है। अगर मैं बात करूँ, आपने ट्रांसलेटरी पोजीशन के अंदर बोन को मूव करवाना है टू एंड फ्रो, ठीक है, तो आप उसमें ट्रैक्शन दे सकते हो, कंप्रेशन दे सकते हो एंड ग्लाइडिंग, जो कि मैटलिन अप्लाई करेगा। क्लियर हो गया। ट्रैक्शन बेसिकली किसका प्रिंसिपल है, मुलिगन का। मुलिगन जो फोकस करता है वो ट्रैक्शन के ऊपर बेस कर रहा होता है कि जॉइंट अपनी पोजीशन के अंदर है, बोन अपनी पोजीशन के अंदर है और आप किस तरीके से उसको अवे कर रहे हो। थोड़ा सा जॉइंट को ले जाने के बाद आप उस पर क्या टेक्निक्स अप्लाई करें, आइदर यू आर अप्लाइंग ट्रैक्शन, आइदर यू अप्लाइंग कंप्रेशन, आइदर यू अप्लाइंग ग्लाइडिंग। नेक्स्ट है आपके पास रोटेशन। अगर आपने रोटेटरी मूवमेंट के अंदर जाना है तो आपने स्टैंडर्ड बोन मूव करनी है या कंबाइंड बोन मूवमेंट करनी है। कंबाइंड बोन मूवमेंट विथ मोबिलाइजेशन जो है वो आपका मुलिगन का प्रिंसिपल है कि आपने क्या करना है कि मूवमेंट भी करानी है, ठीक है, और आपने जो है वो मोबिलाइजेशन भी करानी है।
तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, आपकी कंबाइंड बोन मूवमेंट। इसके अंदर कपल मूवमेंट आ जाती है और नॉन कपल। यस, तो वी वर डिस्कसिंग कि कपल मूवमेंट क्या होती है और नॉन कपल मूवमेंट क्या होती है। तो कपल मूवमेंट मैं आपको बताती चलो, वो मूवमेंट जो मूवमेंट कॉम्बिनेशन दैट रिजल्ट इन द मोस्ट ईज ऑफ द मूवमेंट। और इसके अंदर क्या होता है, दीज मूवमेंट हैव द ग्रेटेस्ट रेंज, लीस्ट रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, सॉफ्ट एंड फ्री। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेशेंट को कहा कि बेसिकली आप करवा रहे हैं कि आपने फ्लेक्शन करनी है, एक्सटेंशन करनी है, ठीक है। नी के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, या आपने हिप की एक्सटेंशन करनी है, तो आप उसमें देखेंगे एंड रेंज जहाँ पे आप जा रहे हो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फील होगी और रेजिस्टेंस भी नहीं आएगी, ईजिली पेशेंट मूव कर लेगा। और ग्रेटेस्ट रेंज के अंदर पेशेंट जो है ना वो कपल मूवमेंट हो रही होती है। जिस तरह से हम एक एग्जाम्पल है कि लंबर साइड बेंडिंग एंड रोटेशन टू अपोजिट साइड एज कपल व्हेन इरेक्ट। खड़े होने के बाद मैं बोलूँ आपने साइड बेंडिंग करनी है, ठीक है, और रोटेशन करनी है, तो ये क्या हो गया, दो मूवमेंट का कपल बन गया, ठीक है। और उसमें पेशेंट को दर्द भी है। अगर मैं बोलूँ आपने बेंडिंग करनी है, साइड फ्लेक्शन करनी है, सॉरी आपने बेंडिंग करनी है, रोटेशन करनी है और लंबर साइड बेंडिंग करनी है, तो इट विल बी मोर प्रॉब्लमेटिक टू द पेशेंट। तो ये पोजीशन जो है वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अच्छा, ये कंबाइंड मूवमेंट हम कब कर रहे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लिनिकल भी बताती चलूँ। जब आपके पास पेशेंट आ रहे हैं और कहते हैं मुझे झुका नहीं जाता, या कोई कहता है मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझे एक्सटेंशन में पेन आता है, ठीक है। या अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं एक दर्द है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, यार फ्लेक्स करके दिखाओ, दर्द आ रहा है फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में आ रहा है। जब आपको दोनों चीज़ों में दर्द नहीं मिला लेकिन फिर भी पेशेंट आपको कह रहा है कि देयर इज़ समथिंग जो मुझे ट्रिगर कर रही और मुझे पेन है, तो फिर आप क्या करते हो, कपल मूवमेंट पे आ जाते हो। दो मूवमेंट्स को कंबाइन करके जब आप करते हो ये मूवमेंट, तो फिर अगर उस स्टेज पे जाके आपको पेशेंट दे कि येस, तो मीन्स टू मूवमेंट्स आर प्रॉब्लमेटिक टू योर पेशेंट, फिर आपने वो क्या करना होता है, पेशेंट की बंद करनी होती है। फिर आपने कपल मूवमेंट करवाने का मकसद ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है मुझे फ्लेक्शन में पेन है, एक्सटेंशन में पेन है, आपने कपल मूवमेंट करवाई, ठीक है, और उसके बाद कहता है मुझे पेन रिलीफ हो गया। इट्स मीन कि फिर आपने क्या करना होता है, आपने करना ये होता है कि पेशेंट को बार बार जो है ना वो मूवमेंट आपने थोड़ी रिपीटेडली करवाने के बाद चेक करनी होती है कि पेशेंट को पेन तो नहीं है, और फिर आपने उसी के अंदर एक्सरसाइज प्लान करनी होती है। नॉन कपल मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है कि मूवमेंट्स कॉम्बिनेशन दैट रिजल्ट इन लेस ईज मूवमेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। पेशेंट आपके पास दर्द के साथ आ रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, लेस रेंज नहीं हो रहा, मोर रेजिस्टेंस मिल रही है मूवमेंट में, ये हार्डर एंड फील मिल रही है। यूजुअली जो कैप्सुलर जो टाइटनेस होती है फ्रोजन शोल्डर की, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो उसके अंदर ये यूजुअली हो रहा होता है कि आप बोला एक्सटेंशन करनी है, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन करनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है। जिस तरह से लंबर साइड बेंडिंग एंड रोटेशन टू द सेम साइड कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और वो भी एक्सटेंशन के अंदर, तो उसके अंदर आपको क्या मिल रही होती है, यूजुअली हार्डर एंड फील मिल रही होती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको देखनी होती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है कि क्लोज पैक पोजीशन क्या हो जाती है, ओपन पैक पोजीशन क्या हो जाती है। जो लूज पैक पोजीशन होती है वो लकिंग के साथ एसोसिएटेड होती है, और जो क्लोज पैक पोजीशन होती है वो आपकी नॉन लॉकिंग के साथ होती है। अब लॉक पोजीशन क्या होती है, फुल एक्सटेंशन के अंदर, जैसे कि फीमर इमीडिएटली रोटेट होता है, आप देखते हैं इंटरनली इमीडिएटली रोटेट होता है, प्रोड्यूसिंग टाइटनिंग ऑफ द ऑल द लिगामेंट, और मेनिस्काई के ऊपर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा। और अनलॉकिंग में क्या होता है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द पोप्लिटियस मसल प्रोड्यूसिंग लेटरल रोटेशन ऑफ द फीमेल, थोड़ा सा आपने पोप्लिटियस मसल्स को जो है अपने जो है ना वो किया। अनलॉकिंग में अगर सॉरी लॉकिंग आपका इंटीरियर भी आ रही है, अनलॉकिंग में क्या आ रहा है, अगर आप लोग अपने पोप्लिटियल फोसा के ऊपर हाथ रख के देखिए तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप उसको क्या करते हो, लेटरल रोटेशन ऑफ फीमेल करवाते हो, या लेटरल रोटेशन और जब आप फीमेल करवाते हो तो आप देखते हो आपका जो पोप्लिटियल मसल है वो थोड़ा सा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इट इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट फ्लेक्शन, समटाइम आपको फ्लेक्शन भी करवानी पड़ती है। पिक्चर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, थोड़ा सा इसको देखें। अनलॉकिंग जो है वो बहुत ईजीली जो है ना वो एक पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो अडेप्ट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये चार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए, ये चार्ट्स भी मैं आपके हैंड ओवर कर दूँगी। इसके बाद अगर मैं आप लोगों के कंटेंट्स के ऊपर आऊँ, मैं एक बुक भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली है कि क्या चीज़ होती है, जॉइंट रोलिंग क्या होती है, जॉइंट रोल ग्लाइडिंग एसोसिएटेड विद बोन रोटेशन। ये थोड़ा सा फिनोमेना जो है ना, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।
लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक मैनुअल थेरेपी की बुक है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुक है और ये बहुत कंसाइजली बताई हुई है। इसके अंदर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आप जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर आएंगे, आपने क्या करना है। आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपका फर्स्ट प्रोटोकॉल क्या होगा, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं करना। तो थोड़ी सी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल डिसफंक्शन, ये थोड़ा सा मैं करती हूँ उसे डिस्कस। लेकिन इसके अलावा जो मैं चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, यस, आपको जो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ी होगी कि सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन क्या होता है, मायोफेशियल रिलीज क्या होता है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेच क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर थेरेपीज़ क्या होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू कि मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कौन कौन सी थेरेपीज़ होंगी और कौन कौन से नेम एसोसिएटेड होंगे। अच्छा, कुछ ट्रीटमेंट आपके एसोसिएट होंगे आपके मस्कुलर कंपोनेंट के साथ, कुछ ट्रीटमेंट और असेसमेंट आपके एसोसिएटेड होंगे आपके जॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा कैटेगराइज करना पड़ेगा। मसल्स के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, डिफरेंट असेसमेंट है। और अगर जॉइंट की बात करें तो जॉइंट की डिफरेंट टेस्टिंग आएगी, डिफरेंट उसकी असेसमेंट आएगी और डिफरेंट इसके ट्रीटमेंट्स आएंगे। यस, इससे जॉइंट रिस्ट्रिक्शन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ आपने सपिनेशन करनी है या प्रोनेशन करनी है, लेकिन क्या होता है प्रॉपरली आप कर नहीं कर पा रहे होते, या तो एंड रेंज में जाके जो है आपको रिस्ट्रिक्शन मिल रही होती है। अब ये एक एग्जांपल है। अच्छा चले मैं आपको बॉल एंड सॉकेट की एग्जांपल दे देती हूँ। कंसिडर बॉल एंड सॉकेट। नंबर 1 आपका सॉकेट है, नंबर 2 आपका कार्टिलेज है, नंबर 3 ग्लाइड है, नंबर 4 ग्रॉस मोशन है। इन चारों के बीच में से मतलब सेकेंड और थर्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पेयरमेंट या रिस्ट्रिक्शन या कोई स्वेलिंग या कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए तो ओवरऑल क्या होता है प्रॉब्लम, आपका जॉइंट आपकी रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है, आप मूव नहीं कर पा रहे होते, प्रॉब्लम हो रही होती है। तो फिर आपने जो होता है उसको एवेल्युएट करना होता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। नेक्स्ट में आप लोगों से कुछ टाइटनेस हो जाए, आपके मसल्स की टाइटनेस हो जाए तो तब भी एंड रेंज आ रहा होता है। अक्सर लोगों का क्या होता है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है, तो उधर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही होती है कि यूनिलैटरल शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स दैट लीड्स टू द कैप्सुलर टाइटनेस, लिगामेंट टाइटनेस, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है आपका लिम्ब जो है शॉर्टनिंग की तरफ चले जाता है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो आपको सबसे पहले उसकी अलाइनमेंट चेक करनी है, ठीक है, कि वो प्रॉपरली वॉक कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारा एक प्रोटोकॉल है जो क्वेश्चन एनालिसिस में आपको भी मैं बता चुकी हूँ। और टाइम बाय टाइम आप उसकी स्ट्रेंथ भी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी भी। दीज विल कम अंडर द डोमेन ऑफ टेस्टिंग, कि आपने किस तरीके से टेस्ट करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड। आपने इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ पर फोकस करना है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे आप लोगों को बता दी ट्रांसलेटरी मूवमेंट क्या होती है, एब्डोमिनल ग्लाइडिंग। अच्छा, मैं जॉइंट ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स और आर्थोकाइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होगा। तो नेक्स्ट आई एम ट्राइंग टू गेट सम वीडियोस जिसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता सकूं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इनकी डेफिनेशंस याद करनी है जो कि आपके वाइवा के अंदर काम आएगी। नेक्स्ट हम जा रहे हैं, आपने देखा होगा ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले के अंदर। तो मैं थोड़ी वीडियोस के ज़रिए भी आपको बताना चाहूँगी क्या चीज़ होती है क्या नहीं। ओवरव्यू में थोड़ा सा आपको दे चुकी है। इसके अंदर सिर्फ ग्रेडिंग अप्लाई होंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, और फिर इन दी एंड आप जो है मैनिपुलेशन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट के अंदर आपको सिर्फ इंट्रो पता होना चाहिए मैनुअल थेरेपी में कौन कौन से साइंटिस्ट है। दूसरी चीज़ आपको टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए जो आपके वाइवा के अंदर यूज़ होंगी। उसके बाद आपके ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले। इसके बाद हम जो स्टडी करने जाएंगे कि कौन कौन से जॉइंट प्ले मूवमेंट होती है, किस तरह से ग्लाइडिंग होती है, किस तरह से कौन सा ग्लाइड किसके लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर टुडे।